आर्टिकल 370 के निरस्त होने और फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन से महबूबा मुफ्ती बेहद परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 सीटों के बढ़ने की संभावना है। जाहिर है कि ये सीटें जम्मू इलाके की होंगी, जहां घाटी के मुकाबले आबादी तो ज्यादा है, लेकिन सियासी साजिशों की वजह से सीटें कम। मतलब ये कि राज्य की सियासत में घाटी का दबदबा अब तक बना कर रखा गया है, लेकिन परिसीमन के बाद तस्वीर बदलने वाली है। इन्हीं वजहों से बौखलाई महबूबा मुफ्ती अब ममता बनर्जी की तरह खेला जम्मू में खेला करने की धमकी देने लगी हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन आलोचना करते हुए कहा, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस के खेला होबे नारे का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू भी जल्द ही इसका गवाह बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर का संविधान बहाल होने तक चुनाव नहीं लड़ने का भी संकल्प लिया। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मंदिरों के शहर जम्मू को शराब का शहर बना दिया। ममता बनर्जी के खेला होबे का जिक्र करने और जम्मू को इसका गवाह बनाने की बात कहकर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तरफ से इस बात के संकेत दिए हैं कि खेला होबे का नारा लगाकर ममता बनर्जी ने कौन सा खेला किया। अब महबूबा वैसा ही खेला जम्मू में करना चाहती हैं। बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का कैसा खेल खेला, ठीक वैसा ही खेल महबूबा करना चाहती हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मैं जम्मू में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से मिली। हमें बताया गया था कि 370 और 35A के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास दिखाई देगा और स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन मुश्किलें बढ़ गई। जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ जाने का फैसला किया तो महाराजा ने कहा था, पहचान की रक्षा के लिए कुछ कानून बने रहेंगे, लेकिन अब वे जम्मू कश्मीर को लूटना चाहते हैं। वे मंदिरों के शहर को शराब का शहर बनाना चाहते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वह फिर से सीएम बनेंगी, मुफ्ती ने इशारे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारे पास कई सक्षम नेता हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खारिज नहीं कर रहे हैं। जब तक जम्मू कश्मीर और भारतीय संविधान एक साथ रहेंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। बीजेपी जिन नीतियों का पालन कर रही है उससे लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। खेला होबे यहाँ भी होगा। चुनावी नतीजे तृणमूल के पक्ष में आने के बाद से टीएमसी समर्थक जगह जगह अपनी जीत के जश्न में हल्ला करते देखे गए थे। उन्होंने कोलकाता में स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर भी भारी संख्या में इकट्ठा होकर ढोल बजवाया। वहीं आरामबाग में बीजेपी कार्यालय को जलता हुआ देखा गया था। पश्चिम बंगाल में 2 मई 2021 को विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान हिंसा की करीब 15,000 घटनाएं हुई। इनमें कई लोगों की मौत हो गई और करीब 7,000 महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। ये दावा सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे प्रमोद कोहली की अगुवाई वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में किया गया। पश्चिम बंगाल हिंसा का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 जून 2021 को राज्य में चुनाव के बाद जारी हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कराने के अपने आदेश को वापस लेने या उस पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के सियासी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां कांग्रेस से बेहद नाराज चल रही हैं। राजस्थान और पंजाब में पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर सहयोगी पार्टियों से उलझ गई है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को शरद पवार ने छोटा आदमी कह डाला। मतलब साफ है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में सब ठीक नहीं है। असल में कांग्रेस के लिए परेशानी 5 महीने पहले तब शुरू हुई जब नाना पटोले ने राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में अपना कार्यभार संभालने के लिए विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दे दिया। पटोले का ये कदम शिवसेना और एनसीपी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर का पद काफी अहम होता है और दोनों ही दल पटोले के इस कदम से पूरी तरह से अनजान थे। यहीं से महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के बीच विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र में साल 2019 में जिस तरीके से उद्धव सरकार बनी थी, उससे स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस को स्पीकर पद छोड़ने से पहले दोनों सहयोगियों को नहीं बताने का फैसला किसी को अच्छा नहीं लगा। जब स्पीकर पद खाली हुआ तो एनसीपी के डिप्टी स्पीकर नरहरि सीताराम झीरवाल तब से विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वजह यही है कि एनसीपी विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव को लंबा टालना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर जारी गतिरोध पर चर्चा के लिए हाल ही में कांग्रेस नेताओं के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने भी नाराजगी जताई थी।
विधानसभा स्पीकर के चुनाव के लिए लॉजिस्टिक बाधाएं भी सामने आ रही हैं। संवैधानिक पद होने के कारण रूल बुक के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए महामारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जो कि 72 घंटे पहले का वैध होगा की भी जरूरत होगी। वहीं चुनाव की प्रक्रिया 4 से 5 दिनों की होगी। रूल बुक ये भी कहती है कि चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होंगे। सूत्रों का कहना है कि इससे गठबंधन सरकार हमेशा कमजोर स्थिति में होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग पर नजर रखना काफी मुश्किल होगा। भले ही वह कांग्रेस के नेता हों, लेकिन यदि गठबंधन का उम्मीदवार हार जाता है तो यह महाराष्ट्र सरकार को शर्मिंदा करेगा। सूत्रों का कहना है कि गुप्त मतदान को रद्द करने के लिए रूल बुक को बदलने की जरूरत है। इसके लिए नियमों पर समिति की बैठक करनी होगी और फिर बदलाव को विधानसभा की जांच से गुजरना होगा। ये आसान नहीं है। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस के नेता नितिन राउत ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया था। कांग्रेस शिवसेना की तुलना में अपने पुराने सहयोगी एनसीपी के साथ बातचीत करने के लिए अधिक संघर्ष कर रही है। अहमद पटेल के निधन से एक शून्य पैदा हो गया है और नियमित मुद्दों के लिए शरद पवार के साथ बातचीत का माध्यम खत्म हो गया है। इस वजह से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के लिए ये बड़ा सवाल है कि शरद पवार से कौन बात करेगा। एक बार कांग्रेस मुख्यालय में बैठे एक महासचिव ने एनसीपी सुप्रीमो को फोन किया, लेकिन बातचीत शुरू होते ही समाप्त हो गई। वहीं पिछले हफ्ते बाला साहेब थोराट ने दिल्ली में कहा था, कोई मतभेद नहीं है, स्पीकर चुनाव के लिए हमें 4 दिन चाहिए और महामारी के कारण हमें ये समय नहीं मिल पा रहा है। ये सच है कि स्पीकर सरकार का है, लेकिन हमने खुद कोई निर्णय नहीं लिया है। सभी को जानकारी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस में उठापटक का सिलसिला शुरू होने वाला है। सोनिया गांधी ने इसके लिए पार्टी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। रणनीति तो संसद में मोदी सरकार को घेरने की बननी है, लेकिन उसके पहले अधीर रंजन चौधरी की बलि ली जानी है। बंगाल में कांग्रेस को शून्य पर पहुंचाने का और फिर ममता बनर्जी पर तीखे हमले करने का ठीकरा अधीर रंजन चौधरी के सिर ही फूटना है। इसलिए कांग्रेस सबसे पहले पार्टी में 1 मैन 1 पोस्ट की व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसकी शुरुआत लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से होगी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी। सोनिया गांधी को ये सब काम संसद के 19 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र से पहले करना है। इसलिए कांग्रेस ने 14 जुलाई को अपनी संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक बुलाई है। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होनी है। ये बैठक वर्चुअल होगी, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने के लिए बड़े रणनीतिक फैसले ले सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता का चेहरा बदल सकती है। अब तक लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर अधीर रंजन चौधरी मोदी सरकार पर अपने तीखे सवालों की बौछार करते नजर आए हैं, लेकिन अब पार्टी अधीर रंजन चौधरी के बजाय किसी और को लोकसभा में नेता विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के मूड में है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी को बदलने पर अंतिम फैसला होगा। साथ ही नए नाम पर भी पार्टी नेता चर्चा करेंगे। अब सवाल यह है कि पार्टी लोकसभा में इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसे देगी। वैसे तो इस लिस्ट में कई नामों को लेकर चर्चा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस पद के लिए एक नाम राहुल गांधी भी हो सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि इस पोस्ट को लेकर सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की राहुल गांधी से बातचीत भी हुई है। कई पार्टी नेता ये भी मानते हैं कि अगर राहुल गांधी इस पद को लेने के लिए मान जाते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पार्टी के बाहर किसी अन्य को दी जा सकती है। ये उन 23 नेताओं की भी मांग पूरी होने जैसा होगा जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बदलाव की मांग की थी। हालांकि राहुल गांधी खुद इस पद के लिए तैयार होंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अधीर रंजन की जगह ग्रुप 23 के किसी नेता को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। इस ग्रुप ने संगठनात्मक चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था।
साथ ही वो लंबे वक्त से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अभी फिलहाल शशि थरूर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रवनीत सिंह बिट्टू और उत्तम कुमार रेड्डी आदि के नाम पर विचार किया जा रहा है। पार्टी आलाकमान इस ग्रुप के किसी बड़े नेता को लोकसभा में ये पद थमाकर अंदरूनी नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करेगी। पार्टी के रणनीतिक बदलावों में वन मैन वन पोस्ट भी शामिल है। दरअसल कई बड़ी पार्टियां अब अपनी पार्टी के अंदर वन मैन वन पोस्ट के फॉर्मूले को लागू करना चाहती है। इसके तहत पार्टी के जिस नेता के पास 2 या 2 से ज्यादा पद रहते हैं, उनसे ये अतिरिक्त पद लेकर किसी अन्य नेता को दे दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां ऐसा मानती हैं कि इससे पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में कांग्रेस का चेहरा भी हैं। उनके पास बंगाल में कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस वन मैन वन पोस्ट के फॉर्मूले को पार्टी में लागू करती है तो अधीर रंजन चौधरी से कोई एक पद वापस लिया जा सकता है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे वैसे तो नैतिकता के आदर्शों की दुहाई देते फिरते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक नेता ने अपने पद को बचाने के लिए अपने बच्चों को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना की वह जनप्रतिनिधि महिला है। महिला की मां ने अपनी ही औलाद को अपना नहीं पड़ोसी का बता दिया ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। निचली अदालत से शुरू हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस तरह की हरकतें नहीं की जानी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की उक्त महिला नेता की चुनावी अयोग्यता को बरकरार रखा। ये मामला सोलापुर से पार्षद चुनी गई अनीता मागर का है। वह सोलापुर नगर निगम से पार्षद चुनी गई थी। 2 से अधिक बच्चे होने के कारण उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था और पार्षदी से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने शिवसेना की अनीता मागर से पूछताछ की। आपने सिर्फ पार्षदी बचाने के लिए अपने बच्चे को नकार दिया, साथ ही नसीहत दी कि चुनाव जीतकर एक पद पाने के लिए अपने बच्चों को अस्वीकार न करें। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था कि इसके पर्याप्त सबूत हैं कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को मागर और उनके पति के 3 बच्चे थे, इसलिए सार्वजनिक कार्यालय चलाने के लिए राज्य सरकार के 2 बच्चों वाले नियम के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया गया था। मागर ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने दावा किया कि तीसरा बच्चा उनके पति के भाई का है, ऐसे में उनके 2 ही जैविक बच्चे हैं। वकील ने यह दलील भी दी कि उस बच्चे के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट को अनीता मागर के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता को लेकर सवाल पैदा हो गए हैं। साथ ही ये दलील भी दी कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे के माता पिता का नाम अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों से असंतुष्ट होकर स्पष्ट कहा कि चुनाव जीतने के लिए ये कहानी बनाई गई है। स्कूल के रिकॉर्ड में कोर्ट ने पाया कि अनीता मागर ही उस बच्चे की मां है। जन्म प्रमाण पत्र को बाद में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदल दिया गया, ऐसा कोर्ट ने भी माना। सुप्रीम कोर्ट ने अनीता मागर को अपने बच्चे के बारे में सोचने की सलाह देते हुए कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। 2018 में निचली अदालत ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था। सोलापुर के उक्त वार्ड में दूसरे स्थान पर रही प्रत्याशी ने उनके चुने जाने को कोर्ट में चुनौती दी। 3 वर्ष से ये मामला अदालतों में चल रहा था। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में अनीता मागर ने दलील दी थी कि अस्पताल की तरफ से ये गलती हुई कि तीसरे बच्चे को उनका बता दिया गया और रिकॉर्ड में यही दर्ज किया गया, जबकि हाईकोर्ट ने पाया कि नया जन्म प्रमाण पत्र तब बनवाया गया जब 2012 में महिला के पति पार्षदी का चुनाव लड़ने वाले थे। सोलापुर के वार्ड संख्या 11 से जीतती अनीता मागर के खिलाफ दूसरे स्थान पर रही भाग्यलक्ष्मी महंता ने उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के पास दौड़ लगाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को इस बात का अंदाजा हो गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के होते हुए कांग्रेस में उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। सियासत में बड़ी महत्वाकांक्षा पाले बैठे कांग्रेस को न तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है और न ही उनको चुनाव अभियान समिति की जिम्मेवारी मिलने जा रही है। ले देकर अगर स्क्रीनिंग कमेटी में सिद्धू को बैठा भी दिया गया तो भी वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सिद्धू ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की तारीफ खुलकर करनी शुरू कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जारी खींचतान के बीच सिद्धू का यह नया दाव कितना रंग जमा पाएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे कांग्रेस में हलचल जरूर बढ़ गई है। सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान का एक वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया है, जिसमें मान सिद्धू की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि हमारी विपक्षी पार्टी आम आदमी ने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो तो बेअदबी, ड्रग्स, किसान के मुद्दे, भ्रष्टाचार या बिजली संकट हो, मैंने हर चीज को पंजाब के लोगों के सामने रखा है।
या आज जैसा कि मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूं, यह भी लोगों को समझ आता है। ये स्पष्ट है कि वे जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस के नेताओं को तो असमंजस में डाल ही दिया, साथ ही पार्टी हाईकमान में भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों से जब पार्टी हाईकमान पंजाब के पटोड़े का हल करने के नजदीक पहुंची थी, इस बीच सिद्धू ने सोशल मीडिया पर फिर इस तरह का संदेश देकर समस्या और बढ़ा दी है। बीते दिनों में कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने भी सूबे के वित्त मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। राजा वंडिंग ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पर अकालियों को धन बांटने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग कर डाली। राजा वंडिंग ने कहा कि मनप्रीत बादल की कांग्रेस को कमजोर करने और अकाली दल को मजबूत करने की योजना महीनों से चल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनका इस्तीफा तुरंत ले लेना चाहिए। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि बादल अकालियों को 15 लाख रुपए के चेक दे रहे हैं। उन्होंने उन लोगों की तस्वीरें भी साझा की जिन्हें पैसे दिए गए थे और कहा कि वे उसी अकाली दल के सदस्य थे जिसे वित्त मंत्री बादल ने छोड़ दिया था और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हंगामा मच गया है। हंगामा होना तो तभी तय हो गया था जब नाना पटोले ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार मेरी जासूसी करवा रहे हैं। नाना पटोले के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे और अजीत पवार दोनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूत्रों का कहना है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे पटोले के इस आरोप से बेहद नाराज हैं। एनसीपी और शिवसेना दोनों ही दलों के नेताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यह भी कहा कि पटोले पर लगाम लगाई जाए। वे गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उनके बेबुनियाद आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनसीपी और शिवसेना के मुताबिक नाना पटोले जिस तरह से बिना सर पैर के बयान दे रहे हैं, उसकी वजह से महाविकास आघाड़ी सरकार की न सिर्फ छवि खराब हो रही है बल्कि बीजेपी को निशाना साधने का मौका भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, पटोले के बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी जनता के बीच में यह बताने में भी कामयाब हो रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में अनबन है और यह सरकार किसी भी समय गिर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मानिक राव ठाकरे ने नाना पटोले के बयान का समर्थन किया है। मानिक राव ठाकरे ने कहा कि अगर हम अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ठाकरे ने कहा कि साल 2014 में हमें लगा कि एनसीपी के साथ लड़ेंगे। उस वक्त हमने 140 सीटों पर तैयारी नहीं की थी। आखिरी मौके पर कहा गया कि गठबंधन नहीं होगा, तब हमारे पास उम्मीदवार थे। लेकिन दूसरी तरफ नाना पटोले एनसीपी और शिवसेना पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यह कहकर विवाद शुरू कर दिया था कि कांग्रेस आगे सारे चुनाव अकेले लड़ेगी। तब पटोले के इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को लेकर बेहद खराब टिप्पणी की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो लोग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता उनको जूते मारेगी। लेकिन पटोले यही नहीं रुके। उसके बाद पुणे जाकर उन्होंने अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नाना पटोले पुणे का प्रभारी मंत्री किसी कांग्रेसी को बनवाना चाहते थे, जबकि पुणे का प्रभार अजीत पवार के पास है। पटोले के इसी बयान के बाद शरद पवार ने उन्हें छोटा आदमी कह डाला। मतलब साफ है कि कांग्रेस के खिलाफ एनसीपी और शिवसेना ने अब बड़ा मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस की तैयारी भी आर पार जैसी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राजस्थान और पंजाब के कांग्रेसी झगड़े को भूल जाइए, यह तो चलता ही रहेगा। लेकिन जिस यूरोप में बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस ने इटली सहित 9 देशों में पार्टी का अध्यक्ष बनाया, अब वहां हंगामा शुरू हो गया है। मतलब कि देश हो या विदेश, कांग्रेस की किस्मत के बगावत, हंगामा और कलह लिखा है। ओवरसीज कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं, जिन्होंने ताजा यूरोप के 9 देशों में संगठन के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसके बाद असंतोष सामने आ गया है। इसके अलावा पित्रोदा ने यूरोप के लिए कोर कमेटी का भी गठन किया था। कोर कमेटी में पंजाब चुनाव का ध्यान रखते हुए सारे सदस्य पंजाब मूल के ही बनाए गए थे। लेकिन इस कोर कमेटी के 3 संरक्षकों में से एक सुरेंद्र सिंह राणा ने इन नियुक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई नियुक्तियों से पहले तक हॉलैंड ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र सिंह राणा ने सैम पित्रोदा को ईमेल लिखकर आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को ओवरसीज कांग्रेस का कंट्री हेड बना दिया गया है जो संगठन के सदस्य तक नहीं है। राणा ने ऐसी सभी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है। ईमेल में राणा ने ओवरसीज कांग्रेस के सह प्रभारी हिमांशु व्यास,
यूरोप के पूर्व संयोजक राजविंदर सिंह और यूरोप के कोर कमेटी के नए अध्यक्ष प्रमोद कुमार पर उंगलियां उठाई हैं। राणा ने ईमेल के जरिए आवाज उठाने की बात कही है। उन्होंने सैम पित्रोदा की उपलब्धता पर भी सवाल उठाया। राणा ने कहा इस मामले को लेकर वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी बात करेंगे। ओवरसीज कांग्रेस के नेता कई देशों से पंजाब चुनाव में पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आते हैं, लेकिन आपसी सर फुटबॉल देखकर लगता नहीं कि इस बार पूरी ताकत से ओवरसीज कांग्रेस पंजाब के चुनावी मैदान में उतर पाएगी। मतलब साफ है कि इससे कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बंगाल में जीरो हो जाने के बाद कांग्रेस को अब यह लगने लगा है कि बिना प्रशांत किशोर की इसकी गाड़ी नहीं चलने वाली। इसीलिए राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को बुलवाया। प्रशांत किशोर भी शायद इसी उम्मीद में आए कि उन्हें बड़ा ठेका हासिल हो सकता है, नहीं तो यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी विचित्र रणनीति प्रशांत किशोर ने बनाई कि कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई। कांग्रेस के हालात तब से अब और ज्यादा बदतर है। दोनों की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इकाई में आपसी कलह के बीच प्रशांत का राहुल से मिलना अहम माना जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर और गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जबकि बाकी जगह पर वह अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश करेगी। बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी कराने में प्रशांत किशोर की भूमिका अहम रही है। प्रशांत किशोर की आई-पैक पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ काम कर रही है। राहुल की प्रशांत के साथ मीटिंग इसलिए भी काफी मायने है क्योंकि पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की थी। वैसे तो राहुल और पीके की मीटिंग का एजेंडा साफ नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल कई राज्यों में चुनावों के बीच प्रशांत किशोर का दोबारा सक्रिय होना बड़े संकेत देता है, खासतौर से तब जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत से वापसी कराने में प्रशांत की भूमिका को काफी अहम माना जाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ जाने के कार्यक्रम का टलना भी पीके की राहुल की मुलाकात के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। पहले प्रियंका का 14 जुलाई को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था, अब इसे टालकर 16 जुलाई कर दिया गया है। इस दौरे के साथ ही कांग्रेस यूपी में चुनावी बिगुल फूकेंगी। इस बार यूपी चुनाव की कमान प्रियंका के हाथों में सौंपी गई है। पीके आई-पैक के जरिए राजनीतिक रणनीति पर बारीकी से काम करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी प्रशांत ने ली थी। किसी से छुपा नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। इसके बाद उन्होंने बिहार चुनाव में नीतीश कुमार, पंजाब में अमरिंदर सिंह और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया। बंगाल चुनाव में ममता की सफलता उनके काम का ताजा उदाहरण है। पंजाब में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, वहीं प्रदेश में कांग्रेस की आपसी कला खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू ने मंगलवार को पंजाब का सियासी पारा यह कहते हुए बढ़ा दिया कि उनके विजन और काम को हमेशा केजरीवाल ने पहचाना है। दोनों के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू और अमरिंदर में सुलह कराने की तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के खेमे में ऐसी ही तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।